प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 जंतुओं में जनन। आपने पाचन, परिसंचरण और श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। पाचन होता है भोजन को पचाना, शरीर के अंदर ले जाना, उसका परिसंचरण और परिवहन हो जाना। श्वसन प्रक्रम जो होता है वो पाचन इसमें आता है पूरी, और सांस लेने की प्रक्रिया और ऑक्सीजन का परिवहन, इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जंतुओं में जनन। तो बच्चों, जनन की कुछ विधियाँ होती हैं। 2 प्रकार की विधियाँ पाई जाती हैं जनन की, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम। कुछ जीव जंतु, एक सारणी दी गई है, इसमें कुछ जीव जंतुओं के नाम दिए गए हैं। जैसे मनुष्य किस प्रकार के बच्चे पैदा करते हैं, शिशु। बिल्ली कैसे पैदा करते हैं, कुत्ता या फिल कर सकते हैं। मुर्गी चूजा पैदा करती हैं। कोई जंतु अंडे देता है, कोई जंतु शिशु पैदा करता है। जैसे कुत्ते जो होते हैं वो शिशु पैदा करते हैं, पिल्ले पैदा करते हैं। बिल्ली भी ऐसे ही है। तितली, गाय जो है वो भी शिशु पैदा करती है। तितली अंडे देती है। मेंढक जो है वो अंडे देता है। तो इस तरह से कुछ बच्चे चूजा पैदा करते हैं, कुछ बच्चे अंडे देते हैं। तो ये डिपेंड करता है बच्चों लैंगिक और अलैंगिक जनन पर। लैंगिक जनन क्या होता है, तो लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। ऐसे प्रकार का जनन जिसमें नर व मादा युग्मक का संलयन होता है। नर और मादा युग्मक का कहने का मतलब है एक नर शुक्राणु इसके अंदर इंक्लूड होता है और दूसरा मादा अंडाणु इसमें शामिल होता है, और दोनों के संलयन से जाइगोट बनता है। और इस तरह से जो जाइगोट या अंडा बनता है उससे शिशु जन्म लेता है या शिशु का निर्माण होता है। तो बच्चों, लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में ज़रूरी नहीं कि 2 जीव भाग लें। तो बच्चों देखिए, नर जनन अंग। नर जनन अंग क्या होता है? नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण होता है, 2 शुक्राणु नलिका और 1 सीसन अथवा लिंग होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। ये शुक्राणु का चित्र आप देख रहे हैं। सिर, मध्य भाग, पूंछ, ये नर शुक्राणु का चित्र है बच्चों। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? बिल्कुल, ये शुरुआत में एकल कोशिका होते हैं। वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। तो बच्चों, ये शुक्राणु का चित्र है और मानव शुक्राणु। फिर देखिए मादा जनन अंग और नर जनन अंग का चित्र। ये नर जनन अंग है। शुक्राणु नलिका देखिए, ये शुक्राणु नलिका है, ये सीसन भाग है, और ये बच्चों ये शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, इनको वृषण कहा जाता है। ये मनुष्य के अंदर 2 की संख्या में पाए जाते हैं, दोनों साइड में। इसी तरह ये मादा भाग में भी पाए जाते हैं, मादा जनन अंग के अंदर भी पाए जाते हैं। इनको अंडाशय कहा जाता है, जो अंडाणु उत्पन्न करते हैं। जो अंडाणु उत्पन्न करे वो अंडाशय, और जो शुक्राणु उत्पन्न करे वो वृषण। ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग ये अंडवाहिनी है। ये वाला भाग गर्भाशय है, जहाँ शिशु स्थापित होता है, यह शिशु जहाँ पर अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। और मादा जनांग में 1 जोड़ी अंडाशय होती है, 1 जोड़ी अंडाशय अंडवाहिनी और 1 गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्म के उत्पन्न करते हैं जिन्हें अंडाणु कहते हैं। तो बच्चों, अंडाणु अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। ये अंडाणु का चित्र है, आप देख रहे हैं, ये अंडाणु का चित्र है। तो ये देखिए अंडाणु, ये अंडाणु है, ये शुक्राणु है। इन दोनों का निषेचन किस प्रकार से होता है? मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिम्ब का निर्मोचन
अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। जिस तरह से शुक्राणु एकल कोशिका है बच्चों, उसी तरह से अंडाणु भी एक एकल कोशिका होती है। एकल मतलब एक, सिंगल। ये युग्मनज है। यहाँ पर देखिए दोनों का संलयन हो गया है, अंडाणु और शुक्राणु का, और दोनों के मिलन से जाइगोट अथवा युग्मनज बनता है। युग्मनज का मतलब होता है एक सिंगल कोशिका बन जाता है दोनों कोशिकाओं के मिलने से। उसके बाद फिर शिशु का निर्माण होता है। निषेचन। निषेचन क्या है? जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के मध्य संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है अथवा जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः यह नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से और कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। यानी दोनों से, माता पिता के दोनों के लक्षण संतान में आ जाते हैं। अपने भाई और बहन को देखिए, उन्हें पहचानने का प्रयास कीजिए। उनमें कौन से लक्षण माता पिता से और कौन से लक्षण माता से और कौन से लक्षण पिताजी से प्राप्त हुए हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। तो जो अंदर निषेचन होता शरीर के उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है, जैसे मनुष्य के अंदर, गाय के अंदर, कुत्ते के अंदर, मुर्गी के अंदर। और दूसरे प्रकार का निषेचन होता बाह्य निषेचन, जो शरीर से बाहर होता है, जैसे मेंढक पानी के ऊपर अंडे दे देता है और पानी पे ही शिशु उत्पन्न हो जाते हैं। क्या आपने परखनली शिशु के बारे में सुना है? परखनली शिशु या IVF, इन विट्रो निषेचन, शरीर के बाहर कुछ दिनों के लिए शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन करवाया जाता है। यानी परखनली में शुक्राणु और अंडाणु को निषेचित किया जाता है और 1 सप्ताह के बाद विकसित होने के पश्चात उसको गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। मादा के गर्भाशय में उसको स्थापित कर दिया जाता है। शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक को परखनली शिशु कहा जाता है। जिन स्त्रियों में बच्चे पैदा नहीं होते उनमें ये तकनीक अपनाई जाती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर भी होती है। जैसे मेंढक, तो मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, तो नर और मादा एक साथ पानी में आ जाते हैं और मादा सैकड़ों अंडे पानी में दे देती है। ये मेंढक के केस में होता है। मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे कवच में से ढके नहीं होते। मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के जो अंडे होते हैं वो कवच से ढके नहीं होते। यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है, इनकी सुरक्षा भी करती है। ये देखिए मेंढक द्वारा दिए गए अंडे, मेंढक के अंडे जेली जैसे पदार्थ जैसे अंडे होते हैं। ये मादा जैसे ये अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन हो जाता है। इस प्रकार का निषेचन, जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन शरीर के बाहर होता है, उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। जैसे मछलियों में ऐसे होता है, स्टार फिश में ऐसे होता है, जलीय प्राणियों में इस तरह का निषेचन पाया जाता है। भ्रूण का परिवर्तन। गर्भाशय में जो भ्रूण स्थापित हो जाता है उसका परिवर्धन कैसे होता है, कैसे वो विकसित होता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं नीचे, ये देखिए चित्र में, पहला चित्र देखिए, इसमें युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात ये गोल कोशिका है जो युग्मनज बाद में इसमें
बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं और विभिन्न उत्कों रंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस विकसित हुई संरचना को भ्रूण कहा जाता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर और इस तरह से देखिए चित्र में हाथ पैर वगैरह ये बनते रहते हैं। गर्भाशय भित्ति विकसित होता हुआ भ्रूण। तो बच्चों हाथ पैर और सिर और आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। ये देखिए नवजात शिशु, ये भ्रूण है, ये पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है। मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? आप जानते हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती। तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं? आइए पता लगाएं। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है। अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसे ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को ऊष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर निकलता है। प्रस्फुटन के बाद चूजा ये प्रस्फुटन जो होता है वो समय काल होता है चूजा निकलने का। अंडे से चूजा बनने का एक समय काल होता है जिसमें कवच टूट जाता है और उसमें से चूजा बाहर निकल जाता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोत्पत्ति होती है। आपने तालाब और झरने में मेंढक के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे होंगे। जरायुज और अंडपरजक जंतु। जरायुज और अंडपरजक जंतु क्या होते हैं? हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित हो जाते हैं। वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज जंतु कहा जाता है। ऐसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं और जो जंतु अंडे देते हैं उन्हें अंडपरजक जंतु कहा जाता है। तो बच्चों अंडपरजक जंतु और जरायुज जंतु के बारे में हमने जाना। शिशु से वयस्क बनने की प्रक्रिया। शिशु से वयस्क बनने की प्रक्रिया हम एक रेशम कीट के बारे में जानेंगे। रेशम कीट से जानेंगे। रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। अंडा, लार्वा, इल्ली, प्यूपा, वयस्क। किस तरह से एक रेशम कीट का निर्माण होता है या विकसित होता है? सबसे पहले अंडा, उसके बाद ये लार्वा अथवा इल्ली में बदलता है, फिर प्यूपा में बदलता है और फिर वयस्क कीट अथवा रेशम कीट में ये बदल जाता है। मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं अथवा चरणों का परीक्षण कीजिए। हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों को देख पाते हैं: अंडा, लार्वा और वयस्क। क्या टैडपोल वयस्क मेंढक से भिन्न दिखाई नहीं देते? बिल्कुल दिखाई देते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन ये टैडपोल वयस्क मेंढक बन जाएंगे? उसी प्रकार रेशम कीट की इल्ली अथवा प्यूपा वयस्क रेशम कीट से बहुत अलग दिखाई पड़ती है। वयस्क पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। फिर टैडपोल अथवा इल्ली का बाद में क्या होता है? तो बच्चों देखिए ये मेंढक की प्रक्रिया है। सबसे पहले अंडे, फिर ये आरंभिक टैडपोल बन जाता है और बाद का टैडपोल अथवा बड़ा टैडपोल, उसके बाद ये मेंढक अथवा वयस्क में बदल जाता है। अंडा, टैडपोल और मेंढक, ये इस तरह से प्रक्रिया चलती है। कायांतरण। कायांतरण क्या होता है बच्चों? कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। काया बदल जाना यानी टैडपोल का वयस्क मेंढक में बदल जाना।
ये कायांतरण कहलाता है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन ज़्यादातर पौधों में पाया जाता है। अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन किया और उन जंतुओं में जनन पड़ा जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है, क्या आप उनके प्रजनन के करने के ढंग के विषय में जानते हैं? आइए पता लगाते हैं। देखिए हाइड्रा में प्रजनन किस प्रकार होता है। ये हाइड्रा का चित्र है। हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए, आवर्तक लेंस और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका अध्ययन कीजिए। स्टार्टिंग में क्या होता है बच्चों, एक छोटा सा उभार देख रहे होंगे चित्र में, पहले चित्र में ये उभरता है इसके ऊपर, जिसको मुकुल कहा जाता है। उसके बाद ये मुकुल बड़ा होता चला जाता है और ये फिर एक पूर्ण जीव के रूप में विकसित होने लगता है, और जब ये पूर्ण जीव विकसित हो जाता है तब ये इससे टूटकर अलग हो जाता है। देखिए किस प्रकार होता है। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। ये उभार विकसित होते हुए नए जीव जिन्हें मुकुल कहते हैं, इसमें मुकुल के रूप में ये विकसित होते रहते हैं। स्मरण कीजिए कि यीस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एकल जनक से निकलने वाले ऊर्ध्व, प्रवर्ध और ऊर्ध्व जो होते हैं वो निकलते रहते हैं। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुल कहते हैं। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में देख सकते हैं। ये अमीबा का चित्र है बच्चों, इसमें देखिए अमीबा में, इसमें भी अलैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन किस तरह से होता है अमीबा में? स्टार्टिंग में क्या होता है, ये विभाजित होता है, केंद्रक होता है अमीबा का, वो विभाजित हो जाता है और फिर इसका शरीर विभाजित हो जाता है और दो जीवों में बट जाता है। तो अमीबा के बारे में आपने देखा, एक कोशिक जीव होता है अमीबा, और दवी खंडन इसमें विधि पाई जाती है, दवी खंडन विधि होती है, और एक कोशिक जीव होता है। मुकुलन और दवी खंडन के अतिरिक्त कुछ और अन्य विधियां हैं जो अलैंगिक जनन में पाई जाती हैं। अलैंगिक जनन कई तरीकों से होता है। आइए डोली की कहानी देखते हैं। डोली की कहानी, क्लोन किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने स्कॉटलैंड में की थी। उन्होंने एक भेड़ का क्लोन किया जिसका नाम डोली रखा। डोली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। भेड़ की क्लोनिंग की गई थी, ये कुछ समय तक जीवित रही थी। डोली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की गई और उसको फिर निषेचित करवाया गया और निषेचित करवा करके उससे एक अन्य भेड़ तैयार की जिसका नाम डोली रखा गया। और इसकी जो मृत्यु हो गई थी, फेफड़ों के कारण इसकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई थी 14 फरवरी 2003 को, यानी 1996 से लेकर के 2003 तक ये जीवित रही। डोली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए और कुछ की जन्म के बाद मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां पाई जाती हैं। तो बच्चों, हमने ये देखी क्लोनिंग। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हम अगली वीडियो में करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।